सेंट्रल डॉगमा क्या था कि पहले डीएनए से आरएनए बनेगा, आरएनए से प्रोटीन्स बनेंगे, ठीक है। तो डीएनए की डीएनए कॉपी मतलब डीएनए देखिए डीएनए ही बनाना, उसको हम बोलते हैं रेप्लिकेशन, ठीक है। रेप्लिकेशन दो टाइप के होंगे, एक होगा प्रोकैरियोट्स में और एक होगा यूकैरियोट्स में। यूकैरियोट्स में जैसे हम में कॉम्प्लेक्सिटी है, तो हमारा जो रेप्लिकेशन होगा वो बहुत कॉम्प्लेक्स होगा, और जो प्रोकैरियोट्स का होगा वो क्या होगा, बहुत ही हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम स्टार्ट करेंगे रेप्लिकेशन इन यूकैरियोट्स। आपको याद है मैंने अभी रेप्लिकेशन इन प्रोकैरियोट्स की सीरी एक वीडियो डाली थी, ठीक है। उसके अंदर मैंने माइंड मैप दिया था। रेप्लिकेशन के स्टेप्स सिर्फ और सिर्फ सेम होते हैं, चाहे वो प्रोकैरियोट्स हो चाहे वो यूकैरियोट्स हो। बस मैंने आपको पहले भी बताया था, जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो बढ़ती रहती है और जो एंजाइम्स के नाम होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, ठीक है। वो आपको अभी नहीं पढ़ना नीट पॉइंट ऑफ व्यू से, वो आप जब आगे पढ़ोगे ना, अपनी आगे जब हायर स्टडीज करोगे तब आपको वो चीजें पढ़नी होती है कि प्रोकैरियोट्स के अंदर कौन से एंजाइम्स काम करते हैं रेप्लिकेशन के लिए और यूकैरियोट्स के लिए कौन से एंजाइम काम करते हैं। अभी सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि जो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के अंदर है वो थोड़ा बहुत रेप्लिकेशन के लिए मतलब क्या जरूरी है, ठीक है। तो मैंने आपको रेप्लिकेशन का पहले बताया था कि मैं उसको पूरा रिकैप कर देती हूँ एक बार आपके लिए, माइंड मैप पूरा, ठीक है। तो मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने क्या बताया था पहले आपको कि जो रेप्लिकेशन होता है ना प्रोकैरियोट्स के अंदर, उसके अंदर कौन कौन से एंजाइम काम करते हैं। तो मैंने बताया था ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन भी काम करता है ना। मैंने बताया था ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन भी काम करता है। फिर मैंने आपको ये बताया था कि फिर ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन काम करेगा। मैंने आपको ये बताया था कि ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन काम करता है। फिर मैंने आपको बताया था कि कॉन्टिन्यूस सिंथेसिस होती है 5 प्राइम टू 3 प्राइम होती है। मैंने बताया था डिसकॉन्टिन्यूस सिंथेसिस भी होती है, ओकाजा की फ्रेगमेंट्स की हेल्प से होती है। ओकाजा की फ्रेगमेंट्स होते हैं जो कि डिसकॉन्टिन्यूस सिंथेसिस में काम आते हैं, ये मैंने बताया था। एंजाइम्स डीएनए डिपेंडेंट, डीएनए पॉलीमरेज डीएनए को देख के डीएनए बना रहा था, वो भी बताया था। डीएनए लाइगेज मतलब जो सील करता है ओकाजा की फ्रेगमेंट, जो डिसकॉन्टिन्यूस स्ट्रैंड्स जब होता है ना, उसमें जो फ्रेगमेंट्स बनते हैं उनको हमने बोल दिया ओकाजा के फ्रेगमेंट्स। उनको सील करने में जो हेल्प करता है वो डीएनए लाइगेज करता है। हेलिकेज का काम क्या होता है, एटीपी डिपेंडेंट मैनर में काम करना। ये सब चीजें हमारे रेप्लिकेशन इन प्रोकैरियोट्स हो चाहे वो यूकैरियोट्स हो, दोनों के अंदर काम आता है। बट मैंने आपको बताया कि जब आप हायर स्टडीज करोगे तभी आपको पता चलेगा इन दोनों के अंदर डिफरेंस क्या होता है। मतलब डिफरेंस नाम में होगा, इसका नाम अलग होगा, इसका नाम अलग होगा, ताकि हम डिस्टिंग्विश कर पाए। मतलब प्रोकैरियोट्स में सेम चीज होगी बट उसको उस अलग नाम से बोलेंगे, और जो यूकैरियोट्स होगा उसमें अलग नाम से बोलेंगे। अब हम जो मेन पॉइंट है उस पे आ जाते हैं, ठीक है। जो मतलब जो डिफरेंस बता रखा है कि जो डिफरेंस है क्या। तो डिफरेंस सबसे पहले हम बात करते हैं रेप्लिकेशन इन यूकैरियोट्स की। तो रेप्लिकेशन इन यूकैरियोट्स एक बहुत ही रेगुलेटेड प्रोसेस होता है। जब हम सेल साइकिल पढ़ेंगे, मैं आपको सेल साइकिल पढ़ाऊंगी, तब सेल डिवीजन की बात करेंगे हम, है ना। सेल डिवीजन की बात करेंगे, सेल साइकिल की बात करेंगे। तो मैं ये कह रही हूँ जो हमारी सेल साइकिल होती है और जो हमारा सेल डिवीजन होता है वो बहुत ही हाईली कोऑर्डिनेटेड होता है। कोऑर्डिनेटेड का मतलब होता है कि ऐसा नहीं होता कि कुछ भी कभी भी हो रहा है, ठीक है। तो हो रेप्लिकेशन हो, सेल डिवीजन हो, एस फेज या फिर सेल साइकिल हो, कोई भी फेज हो, सेल साइकिल इंटरफेज हो, है ना, या फिर एम फेज हो। एम फेज के अंदर सेल का डिवीजन होता है, और इंटरफेज जैसे मान लो G1S G2 फेज, जो मैं आपको आगे बताऊंगी। अभी तो मैं आपको कनेक्ट करा रही हूँ चीजें, जो कि हम अगर सेल साइकिल जिस बच्चे ने पढ़ी होगी उसको पता होगा, वो कनेक्ट कर पा रहा होगा इस वीडियो से, ठीक है, जो मैं बता रही हूँ। तो सेल डिवीजन और सेल साइकिल बहुत ही कोऑर्डिनेटेड मैनर में होते हैं, ठीक है। अगर कुछ भी दिक्कत आती है, मैंने क्या बताया कि कुछ भी जब दिक्कत आएगी, जैसे कि मान लो कि अगर ये दोनों कोऑर्डिनेशन नहीं हुआ, इन दोनों का सेल साइकिल कोऑर्डिनेशन नहीं हुआ और सेल डिवीजन का कोऑर्डिनेशन नहीं हुआ, तो क्या हो जाता है, फेलियर हो जाता है। किसके अंदर, सिंपल बात है ना कि कोई भी चीज अगर ढंग से नहीं होगी, अगर उसको मतलब अगर उसको कोऑर्डिनेटेड मैनर में होना है और वो कोऑर्डिनेट नहीं कर पाएगी, जैसे कि सिंपल बात है, अगर आप सोच के चलो कि आपको स्टेज पे परफॉर्म करना है, वो भी डांस परफॉर्मेंस करनी है, तो आपका कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी है। अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो सब चीजें क्या हो जाएगी, इनपरफेक्ट हो जाएगी। तो ऐसे ही मान के चलो कि सेल के साथ भी होता है। अगर सेल अच्छी तरीके से कोऑर्डिनेट नहीं कर पाती, ठीक है, तो क्या हो जाता है, कुछ फेलियर्स हो जाते हैं, मतलब सेल डिवीजन ढंग से नहीं हो पाता। अगर सेल डिवीजन ढंग से नहीं हो पाएगा तो क्या कंडीशन आ जाएगी, पॉलीप्लॉइडी कंडीशन आ जाएगी। आपको पता है पॉलीप्लॉइडी ये टर्म मैंने कब बताई थी, जब मैंने जेनेटिक्स पढ़ाई थी। जेनेटिक्स के अंदर मैंने दो टर्म बताई थी, एक बताया था यूप्लॉइडी क्या होता है और एक बताया था मैंने एनीप्लॉइडी क्या होता है। पॉलीप्लॉइडी और एनीप्लॉइडी यूप्लॉइडी मैंने बताया था,
क्या बताया था मैंने, जो यूप्लॉइडी होता है उसके अंदर जो क्रोमोसोम्स का जो सेट होता है वो बढ़ जाता है या फिर घट जाता है, इंक्रीज या डिक्रीज इन द सेट ऑफ द क्रोमोसोम। किस क्या बात करेंगे हम, यूप्लॉइडी की बात करेंगे। एनीप्लॉइडी की बात कैसे करेंगे हम, इंक्रीज इन द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम, इंक्रीज होगा या फिर डिक्रीज होगा नंबर ऑफ क्रोमोसोम के अंदर, तब हम यू के एनीप्लॉइडी की बात करेंगे। तो पूरा जिस ये समझ में आया इससे कि जो रेप्लिकेशन होता है किसके अंदर, यूकैरियोट्स के अंदर, वो बहुत ही कोऑर्डिनेटेड मैनर में होता है। अगर जो हमारा डीएनए का जो रेप्लिकेशन होता है, जो हमारा रेप्लिकेशन होता है ना, वो एस फेज में होता है, क्योंकि जो एस फेज होता है वो क्या होता है, डबलिंग होती रहती है उसमें, ठीक है। एस फेज में जो डीएनए कंटेंट होता है वो क्या हो जाता है, डबल हो जाता है, तो वो बहुत ही ज्यादा हाईली कोऑर्डिनेटेड होता है, दोनों चीजें, सेल डिवीजन भी और सेल साइकिल भी। अगर इन दोनों के अंदर फेलियर्स हो जाएंगे तो सेल के जो पॉलीप्लॉइडी कंडीशन आ जाती है वो आ जाती है। तो मैंने आपको आपको देखो इस स्लाइड के थ्रू, सिर्फ यही स्लाइड के थ्रू मैंने आपको सेल साइकिल कनेक्ट करा दी, मैंने आपको मोल बायो कनेक्ट करा दी और मैंने आपको जेनेटिक्स कनेक्ट करा दी, ठीक है। तो ऐसे कनेक्शंस के थ्रू आपको पढ़ना है, ताकि आप जब आप पढ़ने लगो ना तो आपको चीजें याद आती रहे कि ये मैंने कब पढ़ा है, कहाँ पढ़ा है, ठीक है। ऐसा नहीं हो कि आप मोल बायो अलग पढ़ रहे हो, सेल अलग पढ़ रहे हो, सेल साइकिल अलग पढ़ो, अलग अलग पढ़ो, नो डाउट, ठीक है। बट आप कनेक्ट करके चलोगे तो आपको चीजें ज्यादा याद होगी, ठीक है। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ऐसी नई नई अच्छी अच्छी वीडियोस के लिए। थैंक यू।